अपन ने डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया और फंक्शनल पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है लाइन ऑर्गेनाइजेशन? क्या होता है? दिस इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सबसे बहुत ही पुराना है और बहुत ही सिंपल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे क्या होता है? लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्लियर कट डिवीज़न ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्लियर कट डिवीज़न होता है। क्या होता है? यानी क्लियरली सभी को पता होती है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या अथॉरिटी है। अंडर दिस सिस्टम द अथॉरिटीज़ फ्लो डायरेक्टली एंड वर्टिकली फ्रॉम द बॉस टू सब एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो वर्टिकली फ्लो होती है। कैसी होती है? वर्टिकली का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, फ्रॉम बॉस टू सब एग्जीक्यूटिव और फ्रॉम बॉस टू सबऑर्डिनेट्स। ठीक, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होना, उसको बोलते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? इसके फीचर्स क्या है? दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ईजली इम्प्लीमेंटेड। इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को आप ईजली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इन दिस फॉर्म वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस डिपार्टमेंट। यहाँ पे वर्क को अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एवरी सबऑर्डिनेट इज़ रिलेटेड टू हिज इमीडिएट बॉस। और हर सबऑर्डिनेट अपने इमीडिएट यानी कि उसके जस्ट ऊपर जो बॉस काम करता है उसके साथ में रिलेटेड होता है। कैसा होता है? रिलेटेड। वन सबऑर्डिनेट रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन बॉस। एक सबऑर्डिनेट को केवल एक बॉस के द्वारा ही ऑर्डर दिया जाता है या ऑर्डर मिलता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? दिस इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? लाइन ऑर्गेनाइजेशन का इम्प्रूवमेंट है। क्या है? यानी लाइन ऑर्गेनाइजेशन से भी बेहतर है, इसको इम्प्रूव किया गया है। एंड द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्प्रूव्ड फॉर्म बनाया गया है जिसको अपन कहते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? इट ट्राइज टू मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन टू मच कंसंट्रेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ लाइन सिस्टम। लाइन सिस्टम में क्या होता है? बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है क्योंकि जस्ट ऊपर जो बॉस है वो आपको बराबर देखेगा, आपको बराबर मॉनिटर करेगा। बहुत ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन होता है आपके ऊपर। एंड टू मच डिवीज़न ऑफ फंक्शन। और फंक्शनल में बहुत ज़्यादा डिवीज़न होता है। किसका? फंक्शंस का। अंडर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। लाइन में क्या होता है? बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है काम पे, केवल उसी पे ध्यान दे रहे हैं। और फंक्शनल में फंक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान होता है, फंक्शंस को डिवाइड किया जाता है। अंडर दिस फॉर्म ऑफ लाइन अथॉरिटी डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इस फॉर्म में लाइन अथॉरिटी जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी कि एक के ऊपर जो बॉस है वही उसको ऑर्डर देगा, ऐसा नहीं होता है। बट अ बॉडी ऑफ एक्सपर्ट्स इज एम्प्लॉयड टू असिस्ट द लाइन ऑफिशियल्स। जो भी लाइन ऑफिशियल्स हैं उनको असिस्ट करने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए क्या बनाई जाती है? एक बॉडी ऑफ एक्सपर्ट्स। एक एक्सपर्ट्स की टीम बनाई जाती है जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करते हैं। इसको बोलते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब देखिए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टाइप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था वो फंक्शनल और डिवीज़न। ये क्या है? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये होती आपकी फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल यानी अपना ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, है ना, कोई कंपनी हो गई, वो क्या है? फॉर्मल। इनफॉर्मल यानी हमारे दोस्तों का ग्रुप, या हम आपस में मिलते जुलते हैं तो हमारा एक अच्छा बॉन्ड बन गया, वो क्या हो गया? इनफॉर्मल। क्या हो गया? इनफॉर्मल। देखिए दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिजाइंड एंड एस्टेब्लिश्ड बाय मैनेजमेंट इज कॉल्ड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो कि मैनेजमेंट के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, मैनेजमेंट के द्वारा बनाया गया है, वो क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इट इज़ एन ऑफिशियल सेटअप टू अचीव सर्टेन गोल्स।
ये क्या है? एक ऑफिशियल सेटअप है जिसके द्वारा आप सर्टेन गोल्स को, कुछ निश्चित गोल्स को अचीव करते हैं। ठीक, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ क्लियरली डिफाइंड एक्टिविटीज़। यहाँ पे एक्टिविटीज़ को क्लियरली डिफाइन किया जाता है। एंड रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के आपस में क्या रिलेशनशिप है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन सुपीरियर है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे सुनेगा, ये सभी यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्लियरली डिफाइन किए जाते हैं कि आपको क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है और ऑर्गेनाइजेशन में आपस में लोगों के क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है। कहाँ पे? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पे? एक तरीके से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? मैनेजमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? मैनेजमेंट के द्वारा। जैसे अपना ऑफिस हो गया, कंपनी, जहाँ पे अपन फॉर्मली काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? फॉर्मली। वो सभी क्या हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अपना है ना, अपना कंपनी हो गई, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सब क्या है? ऑफिस हो गया, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल, फॉर्मल होगी एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या एडवांटेजेस होते हैं? द एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस आर, इट इज़ ईजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना बहुत ही ईजी होता है। क्या होता है? ईजी। सिंस म्यूचुअल रिलेशनशिप आर क्लियरली डिफाइंड, बिकॉज जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है उनको क्लियरली डिफाइन किया गया है कि कौन किसका सबऑर्डिनेट है और कौन किसका बॉस है, कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट है। इस बात को वहाँ पे क्लियरली डिफाइन किया जाता है। इस कारण से रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना ईजी हो जाता है। क्या हो जाता है? अब हम कंपनी चला रहे हैं, हमने कंपनी में किसी को कोई काम दिया तो उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी? उस व्यक्ति की। जबकि इनफॉर्मल में ऐसा नहीं होता है। इट मेंटेन्स यूनिटी ऑफ कमांड। वहाँ पे क्या होती है? यूनिटी ऑफ कमांड थ्रू एस्टेब्लिश चेन ऑफ कमांड। किसके द्वारा? एक चेन ऑफ कमांड एस्टेब्लिश की जाती है जिसके थ्रू अपन यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करते हैं। यानी कि वन सबऑर्डिनेट रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन बॉस, उसको क्या बोलते हैं? यूनिटी ऑफ कमांड। जिससे कि बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, वो कंफ्यूज ना हो। जो ऑर्डर है वो किससे मिलेगा? वन बॉस से। किससे मिलेगा? इट लीड्स टू अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल्स, जिसके थ्रू हम अपने गोल्स को अकम्पलिश कर सकते हैं, यानी अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर द ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड। हमें क्या क्या एक्टिविटीज़, क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, उसके लिए हम पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? कंपनी में जब काम होता है, ऑफिस में जब काम होता है, तरीके से होता है। कैसे होता है? पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, फिर उसमें सभी के काम बांटे जाते हैं कि इनको ये काम करना है, इनको ये काम करना है, जिसके थ्रू हम आसानी से अपने गोल को अचीव कर सकें, अपने गोल को अकम्पलिश कर सकें। ठीक। इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन में क्या आती है? स्टेबिलिटी। क्या आती है? स्टेबिलिटी का मतलब है कि वो ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल है, कहीं भी जाने वाली नहीं है। बिकॉज देयर आर स्पेसिफिक रूल्स प्रोवाइडेड फॉर बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर के रिगार्डिंग वहाँ पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं कि आपको इतने समय पे आना है, इतने समय पे जाना है, ऐसा काम करना है, ये करना अलाउ है, ये करना अलाउ नहीं है, ये सारी चीज़ें। ठीक। तो इससे क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल हो जाती है। बिकॉज हर प्रकार के बिहेवियर के लिए, हर प्रकार के एम्प्लॉयज़ के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। कहाँ पे? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पे? जो तरीके से काम होता है वो कहाँ पे होता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक। अब देखिए किसी चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। क्या है डिसएडवांटेजेस? द वर्क इज़ बेस्ड ऑन रूल्स। काम किस पे डिपेंड है? विच कॉजेज अननेसेसरी डिले। हर काम किसके द्वारा होगा? रूल के द्वारा, जिसके कारण बिना मतलब का काम डिले हो जाता है। अब अपन अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, जो रूल है उसके अकॉर्डिंग अपन को काम करना पड़ेगा। तो जब रूल देख के चलेंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा? डिले। क्या हो जाएगा? तो ये क्या है? डिसएडवांटेज। क्या है?
लैक ऑफ इनिशिएटिव, इनिशिएटिव करने को नहीं मिलता है। क्यों? बिकॉज द एम्प्लॉयज़ हैव टू डू व्हाट दे आर टोल्ड टू डू, एम्प्लॉयज़ को वही काम करना होता है जो उनको करने को दिया गया है या जो उनको करने को बोला गया है, इसलिए वहाँ पे वो लोग इनिशिएटिव नहीं ले पाते, उन्हें करना वही है जो उनको बोला गया है, तो कोई भी पहल नहीं करता क्योंकि उन्हें पहल करने का मौका ही नहीं मिलता है। एंड दे हैव नो अपॉर्चुनिटी ऑफ थिंकिंग, और उनके पास सोचने का कोई मौका नहीं होता। ठीक, तो इनिशिएटिव नहीं कर सकते क्योंकि जो बोला गया है वही काम करना है, तो सोचने समझने का भी कोई मौका नहीं होता। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप इन एन एंटरप्राइज, एक एंटरप्राइज में ह्यूमन रिलेशनशिप्स को समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। कैसा होता है? क्योंकि हर व्यक्ति के विचार अलग होते हैं, हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, तो उनके आपस में जो रिलेशनशिप है उसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। एज इट प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन स्ट्रक्चर एंड वर्क, बिकॉज उनका जो जोर होता है, उनका जो एम्फेसिस होता है वो किस पे होता है? स्ट्रक्चर पे और वर्क पे। उनको केवल काम से मतलब है। किससे मतलब है? आपस में क्या रिलेशनशिप है, कोई सुखी है, दुखी है, कुछ भी चल रहा है अपनी लाइफ में, उससे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को कोई मतलब नहीं है। केवल किस पे डिपेंड, किस पे उनका पूरा एम्फेसिस है? अपने स्ट्रक्चर पे और अपने काम पर, अपने वर्क पर। ठीक, वहाँ पे जो रिलेशनशिप होता है वो ऑफिशियल होता है। कैसा होता है? ऑफिशियल। ठीक, अब देखिए फीचर्स। फीचर्स क्या होते हैं? इट इज़ डेलिबरेटली का मतलब होता है अपनी इच्छा से, अपने दिल से करना। इट इज़ डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय टॉप मैनेजमेंट, तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन क्रिएट करता है? टॉप मैनेजमेंट। कौन क्रिएट करता है? टॉप मैनेजमेंट कंपनी बनाते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर, किस पे बेस्ड है? रूल्स पे और प्रोसीजर्स पे, विच आर इन रिटन फॉर्म, जो कि कैसे है? रिटन फॉर्म में। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम होता है वो कैसे होता है? रिटन फॉर्म में। हमने कोई नोटिस भी निकाला है तो हम रिटन फॉर्म में निकलवाएंगे, सबके उस पर साइन करवाएंगे, तो वो हमारे पास प्रूफ है। क्या है? प्रूफ। वहाँ पे कुछ भी ओरली नहीं होता है, सब रिटन फॉर्म में होता है। कैसे होता है? रिटन फॉर्म में। इट इज़ बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर्स विच आर इन रिटन फॉर्म। किस फॉर्म में है वो? रिटन फॉर्म में। इट क्लियरली डिफाइंस द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल, यहाँ पे हर इंडिविजुअल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अथॉरिटी है, उसको क्लियरली डिफाइन किया जाता है कि ये एम्प्लॉय है या ये मैनेजर है, इसकी ये अथॉरिटी है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज़ क्रिएटेड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हम बनाते क्यों हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। क्यों बनाते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। अब देखिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। फॉर्मल का उल्टा क्या हो गया? इनफॉर्मल। वो कौन बनाता है? मैनेजमेंट। ये अपने आप बन जाती है, इसको मैनेजमेंट नहीं बनाता। एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज दैट ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नॉट स्टैब्लिश्ड डेलिबरेटली, जो कि जानबूझ करके नहीं बनाई गई है, वो अपने आप बन जाती। कैसे बन जाती? बट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, टेस्ट एंड रिलीजियस एंड कम्युनल रिलेशंस। जब हम किसी जगह पे काम करते हैं तो जिस व्यक्ति के साथ में हमारा टेस्ट मैच हो रहा है, हमारा इंटरेस्ट मैच हो रहा है, हमारा रिलीजन मैच हो रहा है, जो हमारे जैसी बातचीत करता है, उसके साथ अपने आप हमारा बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? और ऐसे ही बॉन्ड बन के क्या बन जाता है? ग्रुप। क्या बन जाता है? 4-5 लोग फ्रेंड्स हैं, आपस में क्या बन गया? ग्रुप। देखिए, तो जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हम जानबूझ करके नहीं बनाते हैं, वो अपने आप बन जाती। कैसे बन जाती है? जब हमारे किसी के साथ में कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, कॉमन टेस्ट होता है, कॉमन रिलीजन होता है, तो अपने आप हम आपस में दोस्त बन जाते हैं, हमारे ग्रुप बन जाता है, जिसको बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनती कहाँ से है? फॉर्मल से। कहाँ से बनती है? यदि फॉर्मल नहीं होगी तो इनफॉर्मल भी एग्जिस्ट
जैसे तुम लोग कोचिंग पढ़ने आते हो, स्कूल पढ़ने जाते हो, तो तुम्हारा मोटिव क्या होता है स्कूल जाने का? पढ़ाई करना। क्या मोटिव होता है? दोस्त बनाना। दोस्त बनाने जाते हो कि पढ़ाई करने? किस लिए जाते हो? पढ़ाई करने। किस लिए जाते हो? दोस्त अपने आप बन जाते हैं। तो हम कहाँ पे गए? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। इनफॉर्मल अपने आप बन जाती है। ठीक, अब देखिए इसके फीचर्स। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये बनती कहाँ से है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से। कहाँ से बनती है? एज अ रिजल्ट ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन एमंग एम्प्लॉयज़। जब एम्प्लॉयज़ आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो अपने आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। इट हैज़ नो रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस। वहाँ पे कोई रिटन रूल्स नहीं होते हैं, कोई रिटन प्रोसीजर नहीं होता है। हमें जो अच्छा लगता है हम वैसे बात करते हैं। ठीक। इट डज़ नॉट हैव फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। और कोई फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होती है। हमारा जो मैनेजर है, हो सकता है वो हमारा दोस्त है, तो हम डायरेक्टली उससे बात कर रहे हैं, है ना। हम अपने ऊपर सबॉर्डिनेट है, उसको पहले उसको बताएंगे, फिर वो ऊपर बताएगा, फिर वो मैनेजर को बताएगा। बट जो मैनेजर है वो हमारा पहले से क्या है? दोस्त। तो हम डायरेक्टली उससे बात कर सकते हैं। वहाँ पे कोई फिक्स्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता। ठीक। इट इज़ नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के द्वारा क्रिएट नहीं किया जाता है। कैसा है? अपने आप बन जाता है। कैसा है? अपने आप बन जाता है। अब देखिए क्या एडवांटेजेस हैं इसके। इट ब्रिंग्स अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। कैसी फीलिंग होती है आपस में? बिलोंगिंगनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेटिस्फेक्शन। जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं, हमारा कोई दोस्त होता है, तो यदि हमें अच्छा नहीं लग रहा है या हमारा काम में मन नहीं लग रहा है, तो हम उससे बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, हमारे सर दुख रहा है, हम बैठे हैं, तो वो हमसे पूछना है कि भाई क्या बात हो गई, कॉफ़ी बना के ले आएगा, है ना। तो आपस में क्या होता है? एक बिलोंगिंगनेस वाला, अपनेपन वाला भाव होता है। क्या होता है? एक दूसरे के प्रति सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, संतुष्टि होती है। जबकि फॉर्मल में ऐसा नहीं होता। आप काम, आपके सर में दर्द हो चाहे आपके पैर में दर्द हो, मैनेजमेंट को कोई लेना देना नहीं है। ठीक, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो उस समय फॉर्मल है। कैसा है? वहीं इनफॉर्मल आ जाए, यदि मैनेजर आपका दोस्त है तो वो अपने आप आएगा, आपसे पूछेगा, आपसे बातचीत करेगा। ठीक। इट सेटिस्फाइज सोशल एंड कल्चरल नीड्स ऑफ द मेंबर्स। लोगों की जो भी सोशल नीड्स होती हैं, जो भी कल्चरल नीड्स होती हैं, वो किसके द्वारा पूरी होती है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। किसके द्वारा? कि जब हम आपस में दोस्त होते हैं, एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं सभी मेंबर्स, तो हमारी जो सोशल और जो कल्चरल नीड्स हैं आपस में वो पूरी हो जाती है। जबकि फॉर्मल में ऐसा नहीं होता। प्रेस्क्राइब्ड लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट फॉलोड। जो प्रेस्क्राइब्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होता है, लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है, उसको यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता है। विच लेड्स टू फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन। जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को जल्दी से एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। यदि लाइन ऑफ अथॉरिटी का फॉलो करेंगे तो टाइम लगेगा, और हाल के हाल आपस में सामने सामने फेस टू फेस बात कर लेंगे तो टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से इंफॉर्मेशन को पास कर सकेंगे। ठीक। किस में? इनफॉर्मल में। किस में? अब इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। क्या डिसएडवांटेजेस हैं? समटाइम्स इट में स्प्रेड रूमर्स। क्या होता है? रूमर्स फैल जाते। क्या फैल जाते हैं? अब कोई व्यक्ति है, वो मैनेजर का दोस्त है, तो उसने सब में आपस में अफवाह फैला दी कि मैनेजर की शादी पक्की हो गई, मैनेजर की शादी पक्की हो गई। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो गया कि मैनेजर की शादी फिक्स हो गई, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। उसने अफवाह फैला दी, र्यूमर। क्या फैला दिया? र्यूमर। ये कैसे हुआ? इनफॉर्मल के कारण। किसके कारण? विच में वर्क अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फॉर्मल, और जिसके कारण जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इनफॉर्मल में यदि र्यूमर्स फैलते हैं, कोई बात फैल जाती है कि कंपनी को लॉस हो गया, ऐसे कोई बात फैल गई, तो उसका जो प्रभाव है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ेगा। ठीक। इट रेजिस्ट चेंज एंड लेज स्ट्रेस ऑन एडॉप्टिंग द ओल्ड टेक्निक। ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करने से रेजिस्ट करते हैं, चेंज करने से झिझकते हैं, और क्या सोचते हैं? उनका जो एम्फेसिस होता है वो किस पे होता है कि पुरानी टेक्निक से ही काम करते रहें, नई टेक्निक को अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं। प्रेशराइजेज मेंबर्स टू कन्फर्म टू ग्रुप एक्सपेक्टेशन। उनका जो ग्रुप है, ग्रुप के जो भी मेंबर्स उनको प्रेशराइज करते हैं कि आप हमारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करें। अब सपोज़ हमारे ग्रुप में
एक मैनेजर भी है, तो अपन मैनेजर को प्रेशर करते हैं कि बताओ कि ऐसे ऐसे क्या होने वाला है, अब आगे ये काम कैसे होगा। तो पर जो चीज़ें मैनेजर को पता होती है वो सारी चीज़ें तो सबको नहीं बता सकता है, क्योंकि कुछ कंपनी के सीक्रेट्स भी होते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि तुम तो अपने दोस्त हो, तुम तो बता ही सकते हो। उसको प्रेशर करते हैं, प्रेशर डालते हैं उस पर, जिससे कि वो ग्रुप की एक्सपेक्टेशंस को कंफर्म कर सके। तो ये क्या हो गए, डिसएडवांटेजेस क्या हो गए। अब देखिए डिफरेंस, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए भाई क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला देखिए मीनिंग, इट इज़ डेलिबरेटली प्लान्ड एंड क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। ये डेलिबरेटली मैनेजमेंट के द्वारा प्लान की जाती है, मैनेजमेंट के द्वारा ही क्रिएट की जाती है। इनफॉर्मल, इट इमर्जेस स्पॉन्टेनियसली। ये कैसे बनती है, स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है अपने आप। कैसे बनती है, अपने आप, एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन एमंग पीपल। जब लोग आपस में सोशली इंटरेक्ट होते हैं, मिलते जुलते हैं, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप बन जाती है, वो मैनेजर्स के द्वारा नहीं बनाई जाती है। पर्पस, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है टू अचीव प्लान्ड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करना। और इनफॉर्मल का क्या होता है, टू प्रोवाइड सोशल सेटिस्फेक्शन। क्या होता है, सोशल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना, किसको, मेंबर्स को, एंड फुलफिल कॉमन इंटरेस्ट, उनके कॉमन इंटरेस्ट को फुलफिल करना, जो भी आपस में उनका कॉमन इंटरेस्ट है उसको फुलफिल करते रहना। ठीक। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल किसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ कंपनी रूल्स पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशन। यहाँ पे कंपनी के रूल्स, पॉलिसीज़ और रेगुलेशन के थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसको बनाया जाता है। इनफॉर्मल में ये किसका रिजल्ट है, इट इज़ रिजल्ट ऑफ वर्किंग टुगेदर। हम जब साथ में काम करते हैं तो अपने आप ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। ठीक। फॉर्मल कैसे बनती है, जब अपन रूल्स बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, तो उसके द्वारा क्या बनती है, फॉर्मल। और जब साथ में काम करते हैं तो अपने आप इनफॉर्मल बन जाती है। स्टेबिलिटी, फॉर्मल जो है वो कैसी है, स्टेबल, हमेशा रहेगी। और इनफॉर्मल फ्लेक्सिबल होती है, आपस में लड़ाई हो गई तो ग्रुप टूट गया, तो वो कैसी है, फ्लेक्सिबल। साइज़, फॉर्मल का साइज़ जनरली लार्ज होता है, वो बड़ी होती है, और इसका जनरली स्मॉल, 4-5 लोगों का ग्रुप होता है। ठीक। तो ये हो गया डिफरेंस। डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद कर लेना। अब देखिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, दो होते हैं, एक होता है डेलीगेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी इम्पॉर्टेंट है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, क्या होता है डेलीगेशन, डेलीगेशन का मतलब होता है अपने काम को किसी दूसरे को बांटना। क्या मतलब होता है, अपने काम को किसी दूसरे को बांटना, अपने नीचे जो सबऑर्डिनेट काम कर रहा है उसको काम बांटना, उसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ authority. Delegation of authority takes place when a manager assigns a part of his work to others. जब कोई मैनेजर अपने काम के एक पार्ट को, एक हिस्से को किसी दूसरे को असाइन करता है, किसी दूसरे को बांट देता है, एंड गिव्स देम द अथॉरिटी टू परफॉर्म द असाइन टास्क, और उस व्यक्ति को काम को परफॉर्म करने के लिए क्या देता है, अथॉरिटी भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमको प्रोडक्शन करना है तो हमने अपना काम किसको दे दिया, अपने नीचे जो सबऑर्डिनेट है उसको दे दिया, और उसको अथॉरिटी भी दे दी कि यदि कोई ज़रूरत पड़े तो तुम अथॉरिटी का यूज़ कर सकते हो। उसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्या बोलते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन में क्या होता है, एक मैनेजर जो है वो अपने काम के एक पार्ट को अपने नीचे जो एम्प्लॉय काम करता है उसको बांट देता है, साथ ही साथ में उसे क्या प्रोवाइड करता है, अथॉरिटी। क्या प्रोवाइड करता है, काम करने के लिए अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। डेफिनेशन देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मूरे, प्रोफेसर मूरे ने क्या बोला, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स असाइनिंग वर्क टू अदर्स एंड गिविंग देम अथॉरिटी टू डू इट। डेलीगेशन का मतलब होता है दूसरों को वर्क असाइन करना। क्या मतलब होता है, दूसरों को वर्क असाइन करना और साथ में उन्हें क्या देना,
गिविंग देम अथॉरिटी टू डू इट, जिससे कि वो उस काम को आसानी से कर सके। यदि अथॉरिटी नहीं देंगे तो सामने वाला काम को अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो डेलीगेशन का मतलब होता है असाइनिंग वर्क टू अदर्स एंड गिविंग देम अथॉरिटी टू डू सो। किसी को काम असाइन करना, साथ ही साथ में उस काम के रिगार्डिंग क्या असाइन करना, अथॉरिटी, जिससे कि वो उस काम को कंप्लीट कर सकें। डिसेंट्रलाइजेशन में इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है हर लेवल पे, टॉप, मिडिल, लोअर, हर लेवल पे। जबकि डेलीगेशन में क्या होता है, हम अपने नीचे वाले को काम बांटते हैं, बस, हर लेवल पे नहीं होता। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेलीगेशन, इट इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ वर्क एंड अथॉरिटी विद अदर्स। यहाँ पे हम अपने काम को और अपनी अथॉरिटी को दूसरों के साथ में शेयर करते हैं। क्या करते हैं, यानी कि बांटते हैं उसको। क्या करते हैं, बांटते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क। ये किस पे बेस्ड है, डिवीज़न ऑफ वर्क, की एक वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए और जो व्यक्ति उस काम में स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट है, उस व्यक्ति को वो काम दे दिया जाए। ऐसे ही किस में होता है, डेलीगेशन में। किस में होता है, जो मैनेजर है उसके नीचे जो एम्प्लॉय काम करता है उसको पता है ये एम्प्लॉय ये काम अच्छे से करता है, तो वो अपने काम का वो पार्ट उसको दे देगा। ठीक। डेलीगेशन इज़ ऑलवेज डन विद इन सर्टन लिमिट्स। डेलीगेशन जो होता है वो सर्टन लिमिट्स में, निश्चित लिमिट्स में होता है। किस में होता है, ऐसा नहीं कि पूरा ही काम बांट दो या पूरी ऑर्गेनाइजेशन में काम बांट दो। केवल अपने नीचे जो काम कर रहे हैं आप उन्हीं को काम बांट सकते हो, वो भी लिमिटेड। कैसा, ज़्यादा नहीं बांट सकते। ज़्यादा बांटेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेलीगेशन। क्या हो जाएगा, डेलीगेशन। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन क्या हो जाएगा। तो डेलीगेशन क्या होता है, वो हमेशा निश्चित लिमिट में, निश्चित दायरे में ही होता है। इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस रेदर देन रैंडम एक्सरसाइज। डेलीगेशन क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। क्या है, रेदर देन रैंडम एक्सरसाइज। ये कोई रैंडम एक्सरसाइज नहीं है कि बिना सोचे समझे काम को पकड़ा दिया। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है। क्या होता है, सिस्टमेटिक तरीके से काम को बांटा जाता है, सिस्टमेटिक तरीके से काम को दिया जाता है, सिस्टमेटिक तरीके से अथॉरिटी को दिया जाता है। ये नहीं कि मन आया तो मुँह उठा के किसी को भी काम दे दिया, किसी को भी अथॉरिटी दे दी। ये कोई रैंडम एक्सरसाइज नहीं है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। क्या है, सिस्टमेटिक प्रोसेस। इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग। और ये क्या है, ऑर्गेनाइजिंग का और मैनेजिंग का एक एसेंशियल पार्ट है। क्या है, एसेंशियल पार्ट है, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए, मैनेजिंग करने के लिए डेलीगेशन बहुत ही ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो सारा काम का बोझ हमारे सर पे आ जाएगा और हम बाकी के काम नहीं देख पाएंगे। ठीक। अब देखिए एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन में 3 चीज़ें होती हैं। कितनी चीज़ें होती हैं, 3। कितनी होती हैं, दैट इज़ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। क्या क्या होता है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी क्या है, इट रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज और हर सबऑर्डिनेट। अथॉरिटी का मतलब होता है हमारा राइट, यानी कि हमारा अधिकार। क्या मतलब होता है, अधिकार। क्या मतलब होता है, जिसके द्वारा हम अपने सबऑर्डिनेट को कमांड कर सकते हैं। एंड टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज और हर पोजीशन। और अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग हम एक्शन भी ले सकते हैं, अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। किस में, अथॉरिटी में। किस में, अथॉरिटी में। अथॉरिटी फोर्स इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शंस दैट इज टॉप टू बॉटम। अथॉरिटी जो होती है वो डाउनवर्ड फ्लो होती है। कैसी होती है, अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। तो अथॉरिटी ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करती है, दैट इज टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करती है अथॉरिटी। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑब्लिगेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑब्लिगेशन हमारी जिम्मेदारी है ऑफ आ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द ड्यूटीज़ असाइंड बाय द सुपीरियर। हमारे सुपीरियर ने हमको जो भी ड्यूटीज़ असाइन करी हैं उनको प्रॉपरली करना, उनको प्रॉपरली ख़त्म करना, ये किसका काम है, सबऑर्डिनेट का। किसका काम है,
यानी सबऑर्डिनेट की एक ऑब्लिगेशन बनती है, एक दायित्व बनता है कि उसको सुपीरियर के द्वारा जो भी काम दिया गया है, जो भी ड्यूटीज़ दी गई हैं, वो उनको प्रॉपरली परफॉर्म करे। यहाँ पे जो फ्लो होता है वो अपवर्ड होता है। कैसा होता है? क्योंकि ये सुपीरियर है और ये सबऑर्डिनेट है, सॉरी ये सुपीरियर है और ये सबऑर्डिनेट है। तो सबऑर्डिनेट को किसको जवाब देना है? सुपीरियर को। किसको जवाब देना है? इसलिए फ्लो कैसा होगा? नीचे से ऊपर की तरफ, यानी फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ऊपर कौन है? सुपीरियर, बॉस। कौन है? बॉस, ठीक। और नीचे कौन है? सबऑर्डिनेट। तो सबऑर्डिनेट किसको जवाब देगा? बॉस को। कैसा फ्लो हो रहा है? अपवर्ड। कैसा हो रहा है? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स बीइंग आंसरेबल। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल होना। क्या होना? फॉर द आउटकम ऑफ द असाइंड वर्क। आपको जो वर्क असाइन किया गया है उसके लिए आप जवाबदेही है, आपकी क्या बनती है? तो जवाबदेही जो होती है वो सुपीरियर की होती है। किसकी होती है? सबऑर्डिनेट की नहीं होती। यदि आप प्रोडक्शन मैनेजर हैं, ठीक, और आपको प्रोडक्शन करने के लिए बोला गया तो आपने अपने डिपार्टमेंट में काम बांट दिया और काम नहीं हो पाए, तो जवाबदेही किसकी है? आपकी। किसकी है? आपके सबऑर्डिनेट्स की जवाबदेही नहीं। किसकी जवाबदेही है? प्रोडक्शन मैनेजर की। बिकॉज काम किसको दिया गया था? प्रोडक्शन मैनेजर को। अब उसने अपना काम बांट दिया, ठीक, बट जो टॉप मैनेजमेंट है वो किससे बोलेगा? प्रोडक्शन मैनेजर। किससे बोलेगा? वो बाकी के लोगों से नहीं बोलेगा। जैसे सुनो, एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कोई स्कूल है, ठीक है, स्कूल में प्रिंसिपल ने टीचर को कोई काम दिया तो टीचर ने उस काम को बच्चों में बांट दिया। अब जब प्रिंसिपल टीचर से पूछेगा तो जवाबदेही किसकी होगी? टीचर की। किसकी होगी? उसको बोलते हैं अकाउंटेबल होना। क्या होना? यानी कि आंसरेबल होना। क्या होना? इट फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ये भी कैसे फ्लो करता है? बॉटम से टॉप की तरफ, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये 3 पॉइंट हो गए, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। किसके? डेलीगेशन के। किसके? डेलीगेशन के। अब देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इम्पोर्टेंट क्यों है? द इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ डेलीगेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग मैनर। देखिए, यदि हम डेलीगेशन करते हैं तो हमारा मैनेजमेंट कैसा हो जाता है? इफ़ेक्टिव। कैसा हो जाता है? इफ़ेक्टिव। शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विद सबऑर्डिनेट allows manager to concentrate on important matters। जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने सबऑर्डिनेट से बांटते हैं तो उससे क्या होता है? जो सुपीरियर है, जो बॉस है, वो इम्पोर्टेंट मैटर्स पे ध्यान दे सकता है, और जब वो इम्पोर्टेंट मैटर्स पे ध्यान देगा तो मैनेजमेंट कैसा हो जाएगा? इफ़ेक्टिव। कैसा हो जाएगा? इफ़ेक्टिव। यदि हम केवल अपने अपने काम में लगे रहेंगे तो काम में लगे रहोगे, बाकी कामों पे कब ध्यान दोगे? इसलिए मैनेजर क्या करता है? अपने काम को आगे बांट देता है जिससे कि वो इम्पोर्टेंट मैटर्स पे कंसंट्रेट कर सके। उसके द्वारा मैनेजमेंट कैसा बन जाता है? इफ़ेक्टिव। एम्प्लॉय डेवलपमेंट provides opportunities for employees to develop their skills। जब हम अपना काम अपने सबऑर्डिनेट्स को बांटते हैं तो उनको क्या मिलता है? मौका। क्या मिलता है? अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकें और खुद से कम्प्लेक्स टास्क को हैंडल कर सकें, एंड टू इम्प्रूव देयर करियर प्रोस्पेक्ट्स, और अपने करियर प्रोस्पेक्ट्स को और बेहतर और अच्छा इम्प्रूव। देखिए, तो जब हम अपने काम को डेलीगेट करते हैं तो उससे एम्प्लॉयज़ का भी डेवलपमेंट होता है। कैसे? क्योंकि हमने उनको कोई वर्क असाइन करा तो उन्हें नया काम करने का मौका मिलेगा, अपने स्किल यूज़ करने का मौका मिलेगा, जो कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं उनको खुद से हैंडल करने का मौका मिलेगा, जिससे उनके जो करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? इम्प्रूव। क्या हो जाएंगे? अगला क्या है? मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को काम बांटते हैं
तो उनको अंदर से मोटिवेशन मिलता है। क्या मिलता है? प्रोत्साहन मिलता है। उन्हें लगता है कि हाँ, इनने हमें काम करने के लायक समझा होगा तभी तो हमें काम को दिया है। तो उनके अंदर मोटिवेशन आता है। क्या आता है? मोटिवेशन। रिसीविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटीज़ फ्रॉम सुपीरियर बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। जब सुपीरियर्स के द्वारा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ दी जाती हैं, आपको काम सौंपा जाता है, तो आपके अंदर क्या आ जाता है? कॉन्फिडेंस। क्या आ जाता है? कि इन्होंने हमें इस काम के लायक समझा तभी तो हमें ये काम दिया है। एंड मोटिवेट सबॉर्डिनेट्स टू परफॉर्म वेल। और इससे जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो मोटिवेट होते हैं, उनको प्रोत्साहन मिलता है कि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ फैसिलिटेट होती है। रिसीविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फ्रॉम सुपीरियर ट्रेन्स एंड प्रिपेयर्स द सबॉर्डिनेट्स। जब आपको सुपीरियर के द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्राप्त होती हैं तो आप खुद ब खुद ट्रेन हो जाते हो। क्या हो जाते हो? ट्रेन। और आप वो जो सुपीरियर है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ट्रेन कर रहा है, उनको प्रिपेयर कर रहा है। किसके लिए? नए प्रोजेक्ट्स और नए वेंचर्स के लिए। जब हम आपको नए नए काम करने के लिए देंगे तो हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको ट्रेन कर रहे हैं कि आप नए प्रोजेक्ट्स और नए वेंचर्स को खुद से हैंडल कर सको। लास्ट है बेटर कोऑर्डिनेशन। प्री डिटरमाइंड अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी तीनों ही प्री डिटरमाइंड होती, कैसी होती हैं? यानी तीनों को ही पहले से डिटरमाइन कर दिया गया है ऑफ ईच पोजीशन, हर पोजीशन पे। ब्रिंग क्लैरिटी एंड अवॉइड्स डुप्लीकेशन विच लीड्स टू कोऑर्डिनेशन। तो उससे क्या होता है? काम में क्लैरिटी आती है, किसको क्या काम करना है, सबको अपने अपने काम के बारे में पता है। तो वहाँ पे डुप्लीकेशन क्या हो जाता है? अवॉइड। यानी कि वहाँ पे काम का डुप्लीकेशन नहीं होता, जिससे काम में क्या आता है? कोऑर्डिनेशन। क्या आता है काम में? कोऑर्डिनेशन। काम बार बार नहीं होता है और काम में कोऑर्डिनेशन आ जाता है। ठीक। बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी में और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीनिंग क्या है? अथॉरिटी इज़ द पावर और राइट टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर। क्या मतलब होता है? और राइट टू टेक डिसीजंस। डिसीजंस लेने का जो राइट होता है, जो अधिकार होता है, वो किसके पास होता है? जिसके पास में अथॉरिटी होती। क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ऑब्लिगेशन। क्या होती है? यानी कर्तव्य। इट इज़ द ड्यूटी और टास्क टू बी परफॉर्म्ड बाय एनी इंडिविजुअल। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है वो ड्यूटी या वो टास्क जो कि किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं? ओरिजिन अथॉरिटी कहाँ से अराइज होती है? अथॉरिटी अराइजेस बिकॉज ऑफ अ फॉर्मल पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। यदि आप ऑर्गेनाइजेशन में किसी फॉर्मल पोजीशन पे पदस्थ हैं तो आपके पास में क्या होगी? अथॉरिटी। क्या होगी? अथॉरिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से अराइज होती है? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। तो कहाँ से राइज होती है? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। यानी यदि आपके सुपीरियर ने आपको काम करने के लिए दिया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसका काम कंप्लीट करके दें। देखिए, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अथॉरिटी कैसे फ्लो होती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कैसे होती है? फ्रॉम बॉस टू सबऑर्डिनेट। फ्रॉम बॉस टू अथॉरिटी ऑलवेज फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। यानी सुपीरियर अपने नीचे वाले को क्या देता है? अथॉरिटी। क्या देता है? किस लिए? काम करने के लिए। किस लिए? तो अथॉरिटी का जो फ्लो होता है वो डाउनवर्ड फ्लो होता है। कैसा होता है? डाउनवर्ड फ्लो। जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फ्लो होता है वो अपवर्ड होता है। कैसा होता है? कैसा? फ्रॉम सुपीरियर टू बॉस। Responsibility flows upward as superior assigns task और responsibility to subordinate। रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो जो होता है वो अपवर्ड होता है क्योंकि सुपीरियर ने आपको जो टास्क दिया है, टास्क के प्रति आपकी क्या बनती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको काम करके वापस किसको देना है? सुपीरियर को। किसको देना है? यानी कि बॉस को। किसको देना है?
तो इसका जो फ्लो होता है वो अपवर्ड होता है। कैसा होता है? फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू बॉस और फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। ठीक। डेलीगेशन, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी को हम डेलीगेट कर सकते हैं बाय अ सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट। हमने अपनी जो अथॉरिटी है वो किसके साथ में शेयर कर ली? सबऑर्डिनेट के साथ में। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एब्सोल्यूट एंड कैन नेवर बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप डेलीगेट नहीं कर सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि आपकी है तो वो आपकी ही रहेगी, आप उसको डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्शन मैनेजर है, ठीक है, उसको बोला गया कि आपको एक वीक में इतना प्रोडक्शन करना है, तो उसने क्या किया? अपने काम को अपने डिपार्टमेंट में बांट दिया। बट जब पूछा जाएगा तो किससे पूछा जाएगा? प्रोडक्शन मैनेजर से। किससे पूछा जाएगा? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्रोडक्शन मैनेजर की। उसको ही देखना पड़ेगा कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि यदि नहीं हुआ तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? प्रोडक्शन मैनेजर। तो वो अथॉरिटी को तो डेलीगेट कर सकता है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकता। ठीक। डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटीज थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है अथॉरिटी को वाइडली इवनली हर लेवल पर बांट देना, उसको क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं? सो दैट मैनेजर्स एट वेरियस लेवल्स हैव एडुकेट अथॉरिटी टू मेक देयर जॉब रिलेटेड डिसीजन, जिससे कि हर लेवल पर जो भी मैनेजर्स काम कर रहे हैं उनके पास में पर्याप्त मात्रा में अथॉरिटी हो, जिससे कि वो अपने जॉब से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग कर सकें या अपने जॉब से रिलेटेड डिसीजंस ले सकें, उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या? अथॉरिटी को वाइडली, वाइड का मतलब समझते हो? पूरे में, सभी में बांट देना। अथॉरिटी को हर लेवल पर सभी में बांट देना थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि हर लेवल पर जितने भी मैनेजर्स काम कर रहे हैं उनके पास पर्याप्त मात्रा में अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो अपने जॉब रिलेटेड डिसीजन मेकिंग कर सकें। ठीक। डेफिनेशन देखिए, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल, हेनरी फ्यूल ने क्या बोला? एवरीथिंग दैट गोज़ टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट, वो हर वो चीज़ जिससे सबऑर्डिनेट का रोल इंक्रीज हो जाता है उसे हम क्या कहेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन। जब हम किसी सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी देंगे तो उसका जो रोल है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज़। क्या हो जाएगा? यानी उसका पद इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हर वो चीज़ जिसके द्वारा सबऑर्डिनेट का रोल इंक्रीज़ होता है उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? देखिए, इट रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ वर्क ऑफ टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट होता है उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा बर्डन होता है, तो जब हम अपने काम को हर लेवल पे बांट देते हैं तो हमारा बर्डन क्या हो जाता है? कम, और हम जो नेसेसरी मैटर्स होते हैं वहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। इट इंड्यूसेस मोटिवेशन टू सबऑर्डिनेट, इससे क्या होता है? सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेशन मिलता है। क्या मिलता है? मोटिवेशन, उनको प्रेरणा मिलती है। कैसे? जब हम उनको काम सौंपेंगे, काम को बांटेंगे तो उनके अंदर अपने आप प्रेरणा आएगी कि हम भी इस काम को कर सकते हैं, हम इस काम के लायक हैं, तभी तो हमें काम को दिया गया है। तो वो काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। क्या होते हैं? मोटिवेट। डिसीजंस आर टेकन बाय सबऑर्डिनेट, यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है वो कौन करते हैं? क्योंकि उनको डिसीजन मेकिंग करने का अधिकार यानी कि अथॉरिटी दी जाती है। इट इंटेल्स इफेक्टिव कंट्रोल एंड सुपरविज़न, इससे क्या होता है? आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्टिव कंट्रोल कर सकते हो, साथ ही साथ में सभी को सुपरवाइज भी कर सकते हो। आपने काम को बांट दिया, अब आप फ्री हो गए, अब आप क्या करोगे? सुपरवाइज करोगे, सभी को क्या करोगे? ऑब्जर्व करोगे, कंट्रोल करोगे कि कौन काम कर रहा है सही से और कौन नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने अपना काम का भार क्या किया? बांट दिया। अब आपके पास में वो काम नहीं है, अब आप क्या करोगे? सुपरवाइज करोगे, कंट्रोल करोगे। ठीक। बेनिफिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेनिफिट्स का मतलब होता है एडवांटेजेस। क्या मतलब होता है? द मेन बेनिफिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आर इट रिड्यूस द
बर्डन ऑफ टॉप लेवल, डिसेंट्रलाइजेशन से जो टॉप लेवल पे होते हैं उनका बर्डन रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? इट हेल्प्स टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव। डिसेंट्रलाइजेशन हमारी हेल्प करता है टॉप एग्जीक्यूटिव्स के वर्कलोड को कम करने में। क्या करने में? रिड्यूस करने में। दे कैन डिवोट ग्रेटर टाइम एंड अटेंशन टू इम्पॉर्टेंट पॉलिसी मैटर, जिससे कि वो इम्पॉर्टेंट पॉलिसी मैटर्स में अपना टाइम, अपना अटेंशन दे सकें। यदि काम में ही लगे रहेंगे तो जो इम्पॉर्टेंट काम है वो कौन देखेगा? इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू वो क्या करते हैं? अपना वर्कलोड कम कर लेते हैं। वर्कलोड कम करने के बाद उनका जो अटेंशन है वो किस पर रह जाता है? इम्पॉर्टेंट पॉलिसी मैटर्स। किस पर रह जाता है? इम्पॉर्टेंट पॉलिसी मैटर्स पे। अगला है बेटर डिसीजन मेकिंग। अंडर इट अथॉरिटी टू मेक डिसीजन इज प्लेस्ड इन द हैंड्स ऑफ दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द डिसीजंस। यहाँ पे अथॉरिटी उनके हाथों में दे दी जाती है जो कि डिसीजंस को एग्जीक्यूट करने वाले। क्या करने वाले हैं? एग्जीक्यूट का मतलब है जो डिसीजन मेकिंग की गई है उसके अकॉर्डिंग काम करने वाले हैं। तो उसकी जो अथॉरिटी है वो किसको दे दी जाती है? उन्हीं लोगों को दे दी जाती है जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं और जो उसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं। अथॉरिटी टू मेक डिसीजन इज प्लेस्ड इन द हैंड्स ऑफ दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द डिसीजंस। जो व्यक्ति डिसीजंस को एग्जीक्यूट करने वाले हैं उनके हाथों में ही डिसीजन लेने की अथॉरिटी को दे दिया जाता है। एज अ रिजल्ट मोर एक्यूरेट एंड क्विक डिसीजंस कैन बी टेकन, जिसका रिजल्ट क्या आता है? अच्छे, बिल्कुल एक्यूरेट, एज इट इज़ और क्विक डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हैं। बिकॉज आपको पता है कि यदि ये डिसीजन लेंगे तो फॉलो किसको करना है? आपको ही करना है। तो आप ऐसे ही डिसीजन लेंगे जिनको आसानी से फॉलो किया जा सके, जिसको एग्जीक्यूट किया जा सके। तो जो पावर होती है डिसीजन मेकिंग की वो उन्हीं के हाथों में दे दी जाती है जिन्हें उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करना है, जिसके द्वारा क्या होती है? बेटर डिसीजन मेकिंग। क्या होती है? बेटर डिसीजन मेकिंग। ठीक। अगला बेनिफिट क्या है? ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। डिसेंट्रलाइजेशन फैसिलिटेट्स द ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एंटरप्राइज। डिसेंट्रलाइजेशन जो है उसके द्वारा एंटरप्राइज की ग्रोथ भी होती है और उसमें डाइवर्सिफिकेशन भी आता है, यानी उसमें नई नई चीज़ें ऐड होती जाती हैं। अ सेंस ऑफ कंपटीशन कैन बी क्रिएटेड एमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जिसके द्वारा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्या क्रिएट हो जाता है? कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है? और जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक आप बेहतर काम नहीं करेंगे। यदि आपके काम में कंपटीशन आ जाता है तो आप अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो क्या प्रोवाइड करती है? ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। जब अपन डाइवर्सिफिकेट करते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं तो हर डिपार्टमेंट अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचता है, तो सभी में क्या होने लगता है? कंपटीशन। क्या होने लगता है? और जब कंपटीशन होता है तो हर कोई अपना काम और बेटर तरीके से करता है, जिससे कि वो अपने आप को दिखा सके कि हमारे जैसा काम कोई नहीं कर सकता। ठीक। तो वहाँ पे ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन होने लगता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन द स्पैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज वाइडर एंड देयर आर फ्यूअर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन का जो स्पैन है वो वाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? स्पैन का मतलब होता है एक मैनेजर अपने अंडर में कितने लोगों को रख सकता है या एक मैनेजर अपने अंडर में कितने लोगों से काम करवा सकता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन में जो स्पैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वाइड हो जाता है। कैसा हो जाता है? देयर आर फ्यूअर लेवल्स, और वहाँ पे केवल कुछ ही लेवल होते हैं। कितने? कुछ ही लेवल। देयरफॉर कम्युनिकेशन सिस्टम बिकम्स मोर इफेक्टिव। दैट्स वाई जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है, बिकॉज बहुत सारे लेवल नहीं है। उसको हमने ऐसे बांटा है। कैसे बांटा है? ऐसे। हॉरिजॉन्टली कैसे बांटा है?
वर्टिकली नहीं बांटे। जब हॉरिजॉन्टली बांटते हैं स्पैन बढ़ जाता है, तो सारे एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं, है ना, कुछ ही लेवल रहते हैं, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन करना इजी हो जाता है और कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होता है। कैसा होता है? इफ़ेक्टिव। अब देखिए आपको डिफरेंस दिया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले देखिए नेचर। डेलीगेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ वर्क डिवीज़न और डिवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन का मतलब होता है काम को बांटना और अथॉरिटी को डेवोल्यूट करना, यानी कि कम करना या फिर बांटना। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ द एंड रिजल्ट which is achieved when authority is delegated at different levels। जब अथॉरिटी को हर लेवल पे इवनली बांट दिया जाता है, उसका जो एंड रिजल्ट होता है वो क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन का मतलब क्या? अपने काम को बांटना या अपनी अथॉरिटी को कम करना, डेवोल्यूट करना। क्या करना? डेवोल्यूट। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या? जब हम अथॉरिटी को हर लेवल पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसका जो एंड रिजल्ट होता है वो क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। स्कोप, इट इज़ कन्फाइंड टू अ मैनेजर एंड हिज सबऑर्डिनेट इन अ वर्क यूनिट। डेलीगेशन में क्या होता है? जो काम है केवल किसके बीच में? मैनेजर और सबऑर्डिनेट के बीच में, जो कि एक ही वर्क यूनिट में काम कर रहे हैं। वहाँ पे जो सुपीरियर है, जो मैनेजर है, अपने सबऑर्डिनेट को अपना काम बांट सकता है, साथ में अथॉरिटी भी दे सकता है। जबकि डेलीगेशन में क्या होता है? इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। ये क्या है? डेलीगेशन का एक एक्सटेंशन है। क्या है? एक्सटेंशन टू द लोएस्ट लेवल। यहाँ पे हम हर लेवल पे अथॉरिटी को काम को डेलीगेट करते हैं। क्या करते हैं? सो इट हैज़ अ वाइडर स्कोप। इसलिए इसका जो स्कोप है वो ज़्यादा वाइड होता है। डेलीगेशन में क्या होता है? केवल एक मैनेजर और उसके सबऑर्डिनेट के बीच में काम बांटा जा रहा है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? हर लेवल पे काम को बांटा जाता है। दैट्स वाई उसका स्कोप जो है वो डेलीगेशन से ज़्यादा होता है, मच वाइडर, ज़्यादा वाइड होता है। क्लियर? प्रोसेस। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ अ प्रोसेस। डेलीगेशन क्या है? प्रोसेस। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? रिजल्ट। क्या है? इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी बनाते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम जो है वो डिसेंट्रली होगा, डिसेंट्रलाइज्ड करके होगा, कि हम हर लेवल पे अपने काम को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जो एंड रिजल्ट है वो क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। क्या है? हमने जो पॉलिसी बनाई है उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक। जबकि डेलीगेशन क्या है? एक प्रोसेस। ठीक। इंटरडिपेंडेंसी। फॉर डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन इज़ नॉट एसेंशियल। डेलीगेशन के लिए डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो ज़रूरी नहीं होता। बिना डिसेंट्रलाइजेशन के भी आप डेलीगेशन कर सकते हो। फॉर डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ नीडेड। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन के लिए डेलीगेशन का होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आप काम को बांट ही नहीं सकते। ठीक। काम को अलॉट ही नहीं कर सकते। तो फॉर डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ नीडेड। डेलीगेशन आपको करना ही पड़ेगा। ठीक। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इज़ नॉट ट्रांसफर्ड। डेलीगेशन में फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फुल अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफ़र नहीं होती है। आपने काम तो बांट दिया है, बट फिर भी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आपकी रहेगी। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? हेयर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इज़ ट्रांसफर्ड। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रांसफ़र की जाती है और अकाउंटेबिलिटी भी ट्रांसफ़र की जाती है, क्योंकि हमने जब काम बांट ही दिया है हर लेवल पे, तो उनके पास में उतनी अथॉरिटी है। जब उतनी अथॉरिटी है तो अपने अकॉर्डिंग वो काम करेंगे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं की बनती है और अकाउंटेबिलिटी भी उन्हीं की बनती है। बिकॉज वो काम ऐसे आपने क्या बोलते हैं उसको, वो काम आपने उनको सौंप दिया है
और जबकि डेलीगेशन में क्या होता है, केवल हम काम को बांटते हैं, है ना। यदि काम नहीं भी होता है तो रिस्पॉन्सिबल उसके लिए कौन है, सुपीरियर, मैनेजर। बट यहाँ पे जिसको काम दिया गया है वो ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो ही अकाउंटेबल है। ठीक, ये हो गया डिफरेंस किसके बीच में, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक,